आ रहे 2 मिनट है, रख के चुप। Recording in progress. सभी को प्रणाम, शुभ संध्या। मेरी आवाज आ रही है? जी सर, प्रणाम सर। तो कल हम लोग जो है पढ़ रहे थे पी वैल्यू के बारे में। पी वैल्यू को जो है प्रोबेबिलिटी वैल्यू भी कहते हैं। जब भी हम कोई सांख्यिकी विश्लेषण करते हैं, खासकर जब पैरामीट्रिक टेस्ट लगाते हैं या हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट लगाते हैं, तब भी उस समय क्या होता है कि हमारा टेस्ट का जो रिजल्ट आ जाता है, रिजल्ट के बाद में हमने ये चेक करना होता है क्या रिजल्ट जो है वो सही आया है। उसके अकॉर्डिंग हम ये डिसाइड करते हैं। रिजल्ट तो प्रोसेस से पता चलता है सही कि नहीं है, लेकिन जो रिजल्ट आया क्या वो रिजल्ट हमारी हाइपोथेसिस जो हम टेस्टिंग के लिए हमने लगाई थी, बना रखी थी, क्या वो एक्सेप्ट हुई या रिजेक्ट हुई, कैसे पता करेंगे? तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी वैल्यू निकाली जाती है। ये प्रोबेबिलिटी वैल्यू कैसे निकलती है? ये जब आप एनालिसिस करेंगे तो उसी समय ऑटोमेटिक निकलती है, ये अलग से नहीं निकालनी पड़ती। ठीक है, जैसे SPSS है, आगे हम सॉफ्टवेयर एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो जब सॉफ्टवेयर में आप डेटा फीड करते हैं, डेटा एनालिसिस करते हैं, तो डेटा का जो रिजल्ट आता है उसको टेबल पे मैच करना होता है। ठीक है, कि जो डेटा का रिजल्ट आया मात्र उससे चीजें नहीं पता चल सकती हैं। तो डेटा आपने देखा होगा, खासकर जैसे गैरेट की आप किताब देखेंगे तो जब भी टी टेस्ट या पैरा कोई भी टेस्ट लगाएंगे तो वो टेस्ट जो रिजल्ट आया है वो रिजल्ट ठीक है, नहीं ठीक है, एक्सेप्टेबल है, नहीं एक्सेप्टेबल है, तो आपने देखा होगा उसके पीछे किताब में सबसे पीछे की तरफ एक टेबल बनी रहती है हमेशा, और ये जो टेबल है सिग्निफिकेंट टेबल को बताती रहती है। यहाँ पर पी वैल्यू लिखी रहती है, हमेशा प्रोबेबिलिटी वैल्यू लिखी रहती है कि जो आपका रिजल्ट आया है वो कितने, मतलब उसकी वैल्यू क्या आई है, और वो वैल्यू जो है जो आपके टेबल वैल्यू है उससे मैच कर रही है कि नहीं मैच कर रही है। ठीक है, तो टेबल वैल्यू जो दी है उसी के अनुसार हम मैचिंग करते हैं। तो टेबल में क्या लिखा होता है, पी वैल्यू लिखी है, और पी वैल्यू जो होती है वो आपको बताया कि 1 से लेकर के 0, ये जो है 0.5। ठीक है, ये 0.5 से अगर कम आएगा तो ठीक हो, 0.5 से ज्यादा आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0.05 से ज्यादा आएगा तो फिर आपकी जो है आपकी हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, आपकी अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी। अगर पी वैल्यू जो आपकी 0.5 से कम है या इसके बराबर है तो आपकी हाइपोथेसिस क्या है, एक्सेप्ट हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा होता है। तो इसलिए हम पी वैल्यू को जरूर निकालते हैं, और पी वैल्यू हमेशा जो है इस चीज को रिफ्लेक्ट करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास डेटा जब एनालिसिस करते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आपको डेटा आंकड़ों का विश्लेषण करना है तो कैसे करेंगे, क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। तो एक है SPSS। क्या है SPSS? तो SPSS एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके माध्यम से डेटा एनालिसिस करते हैं हम। ये काफी पॉपुलर सॉफ्टवेयर, काफी ज्यादा पॉपुलर सॉफ्टवेयर है भारत में। ठीक है, इसका फुल फॉर्म कोई बताएगा? सर ये स्टैटिस्टिकल प्रोडक्ट ऑफ सोशल साइंसेस है। स्टैटिस्टिकल प्रोडक्ट नहीं, पैकेज फॉर सोशल साइंसेस। ठीक है, तो ये क्या है, सोशल साइंसेस के लिए डेटा एनालिसिस के लिए कैसा सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर आप जो है आपको 1 मंथ के लिए वो है ट्रायल वर्जन मिल जाता है। अगर आपको ट्रायल करना है तो आप 1 मंथ के लिए इसको आप डेटा एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन ये पेड होता है, पैसा देकर के ही आपको मिलेगा। ये सॉफ्टवेयर महंगा आता है, 2-3 लाख रुपए का आता है। आप इसका क्रैक वर्जन यूज कर सकते हैं जो मार्केट में 100-200 रुपए का मिल जाता है, लेकिन वो रिलायबल, वो भी उतना ही काम करता है। लेकिन अगर कहीं पर जैसे PhD है, कहीं पर को लोग कहते हैं कि रिपोर्ट लगाइए। ठीक है, तो जब रिपोर्ट लगाने की बात आएगी, किस सॉफ्टवेयर से आपने एनालिसिस किया उसकी रिपोर्ट लगाइए, तो रिपोर्ट लगाते समय आपको जो है वो करना पड़ेगा, फिर वैलिड लगाना पड़ेगा, और उसके लिए आपको ओरिजिनल सॉफ्टवेयर होना चाहिए। तो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर होना चाहिए, तो क्या कैसे करेंगे? तो बहुत सारे डेटा एनालिसिस होते हैं, उनसे कांटेक्ट करना पड़ता है और वो एनालिसिस करेंगे, और फिर आपको जो है वो लगा के दे देंगे सॉफ्टवेयर का, मतलब कि आपने यहाँ से कराया है, एक सर्टिफिकेट लगा देंगे। तो ये भी एक चीज होती है कि जैसे हम लोग इनकम टैक्स फाइल करते हैं तो इनकम टैक्स खुद से भी हो जाता है, और कभी कभी हम CA भी हायर करते हैं तो CA हमारा इनकम टैक्स फाइल करता है। तो इसी तरीके से ये भी चीजें होती है कि SPSS पे अगर आपके पास मांगा जा रहा सर्टिफिकेट, तब आपको किसी को पूछना पड़ेगा
डेटा एनालिसिस है जो हमें इस तरह का सर्टिफिकेट दे पाएगा कि हमारा डेटा इस SPSS के इस वर्जन से हमने इसको एनालाइज कराया। ठीक है, अलग अलग है, कोई 10,000 लेता है, कोई 20,000 लेता है, कोई 30,000 लेता है, कोई 50,000 लेता है, डिपेंड ऑन योर डेटा। ठीक है, तो ये पेड है। क्यों? सॉफ्टवेयर इसका पेड है और इसका एनालिसिस वाला वो तो लेता ही है। एक होता है PSP सॉफ्टवेयर, होता है PSPP सॉफ्टवेयर, परफेक्ट स्टैटिस्टिक्स प्रोफेशनल प्रेजेंटेड। ये PSPP है, ये फ्री वर्जन है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप एनालिसिस। लेकिन ये SPSS से ज्यादा पॉपुलर। हर एक सॉफ्टवेयर, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर है। उबंटू, हमने ICT में पढ़ा था, उबंटू एक सॉफ्टवेयर का नाम है जो क्या है, फ्री है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। उबंटू क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, OS है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो फ्री है, लेकिन उतना ज्यादा वो नहीं है। वो जो है फिजिबिलिटी उसकी इतनी आसान नहीं, सब लोग उस पे काम नहीं कर सकते हैं, उसकी वर्किंग अलग है। हम लोग हैबिचुअल हो चुके हैं इसके विंडोज के, तो वो है तो फ्री में, लेकिन फिर भी उसका उपयोग इतना नहीं हो रहा है। इसी तरीके से हम लोग ज्यादातर भारतीय जो है वो SPSS का उपयोग करते हैं या SPS की जगह R का उपयोग करते हैं। R भी एक ऐसा ही सॉफ्टवेयर है। R क्या सॉफ्टवेयर है? ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसको अपने आवश्यकता के अनुसार इसमें मॉडिफाई भी कर सकते हैं इसके कोड में। ठीक है, तो ये फ्री है, ये फ्री है। ठीक है, ये पेड है। एक है साटा। ठीक है, ऐसे इसका साटा ही नाम ही है। ठीक है, तो ये पेड सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो ये भी, और उसके बाद में है पाइथन भी है, ये भी डेटा एनालिसिस के लिए होता है। मैटलैब है, ये भी पेड है। मिनीटेब है, ये भी पेड है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इससे आप कर सकते हैं। जब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी पेड ही सॉफ्टवेयर है, क्योंकि आप MS ऑफिस के जो सॉफ्टवेयर खरीदते हैं उसके साथ खरीदते हैं। और ये सॉफ्टवेयर में, एक्सेल में भी डेटा एनालिसिस आराम से, पहले लोग एक्सेल में ही करते थे। और एक सॉफ्टवेयर है NVIVO, ये क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए होता है। इतने सारे सॉफ्टवेयर, ये सब क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए है, इसके लिए नंबर चाहिए मेरी। लेकिन जो ये NVIVO सॉफ्टवेयर, इसके लिए नंबर नहीं चाहिए। जैसे मान के लो आपने कोई किताब अपलोड कर दी, ठीक है, 10 पेज, 50 पेज, 100 पेज की किताब, तो ये पूरी किताब को एनालाइज करेगा और बताएगा कि इस पेज में, इस किताब में इतने वर्ड्स हैं, इस किताब में इस शब्द का इतनी बार उपयोग हुआ है, ये चीजों का जिक्र इतनी बार आया है। तो इस तरह से पूरी किताब के जो टेक्स्ट है उसको एनालाइज करेगा और टेक्स्ट को एनालाइज करके आपको बता देगा। जैसे आप संविधान के बारे में पढ़ते नहीं, संविधान 22 भाग हैं, इतने पेज हैं, इतने पेज में इतने शब्द इस पेज में लिखे हैं, तो इतने 2 लाख वर्ड हैं। तो इसी तरीके से ये भी NVIVO कर देता है। तो जो क्वालिटेटिव एनालिसिस होती है उसके लिए हम NVIVO सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। और भी ढेर सारे सॉफ्टवेयर हैं, मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन ये एक ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर हैं जो काफी पॉपुलर हैं। तो आपसे इसके बारे में पूछा जा सकता है, आपको नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसमें से पेड कौन सा है या फ्री कौन सा है। ये आपसे पूछ लिया जाएगा कि डेटा एनालिसिस के सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं। उसमें कुछ और नाम दे दिए जाएंगे, जैसे MS ऑफिस लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो MS ऑफिस में तो है, MS वर्ड लिख दिया जाएगा, तो MS एक्सेल से हम करते हैं, जो है उससे नहीं करते, ऑफिस से करते हैं। ठीक है, तो वर्ड से नहीं करते। तो ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिनसे हम कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, और भी चीजें हैं। एक है NPC होता है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी का होता है, जिसे NPC कहते हैं। सामान्य संभाव्यता वर्क होता है, ये घंटे का आकार का होता है। और जैसे हम लोगों ने ऊपर जेड पढ़ा था, जेड टेस्ट लगाते हैं, तो जस्ट X-M/ST मैंने आपको बताया था जेड स्कोर जानने के लिए। तो इसी तरह से ये डेटा फीड करना पड़ता है। और जब हम NPC लगाते हैं, NPC का एक घंटे का आकार का कर्व होता है, जो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रेजेंट किया, जैसे गासियन भी कर्व कहते हैं। एक सिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी होती है जो जुड़ती है, यानी इसके किनारे जो होते हैं वो एक दूसरे से जुड़ते नहीं, हमेशा वैसे ही बने रहते हैं। इसमें जितनी जो कैलकुलेशन से हमारे पास डेटा आता है उसको हम इस पे पुट करते हैं, उसके आधार पे हम डेटा को एनालाइज करते हैं। इसमें केंद्रीय जो प्रवृत्ति की मापें होती है, मीन, मीडियन, मोड, हमेशा सेंट्रल में होती है, तो नॉर्मल रहेगा। अगर सेंटर से इधर उधर हो जाएंगे तब कर्व के बारे में एक इस अलग स्थिति बनती है। इसमें जो मीन, मीडियन, मोड होता है वो मिड में होता है और इसे 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ही वैल्यू इसकी इधर उधर होगी, डेटा अलग अलग हो जाएगा। इसका फॉर्मूला X-M/ST जेड स्कोर का। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये एक नॉर्मल प्रोबेबिलिटी का नाम है। ये देखिए, ये से बना, ये नॉर्मल है। देखिए मिड पार्ट है, 34% इधर है, 34%, 36% इतना। ये डेटा है पूरा का पूरा। जब भी हम कोई डेटा पुट करते हैं तो डेटा हमारा इसी तरीके से आएगा। तो ये नॉर्मल। मैंने आपसे एक चीज बताया था, क्या चीज याद करिए, कि जब भी हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं, हमें अगर पैरामीट्रिक टेस्ट लगाना है तो हमारा डेटा कैसा होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। तो नॉर्मलिटी कैसे चेक करेंगे? नॉर्मलिटी चेक करने के लिए हम यही टेस्ट लगाते हैं, हमारा डेटा इसी कर्व में फिट होता है, हमें पता चल जाता है कि हमारा डेटा नॉर्मल है कि अबनॉर्मल। कैसे होता है? इसके लिए वही फॉर्मूला X-M/ST फॉर्मूला होता है। आप जब सॉफ्टवेयर के माध्यम से पता करेंगे तो अपने आप हो जाएगा।
मीन निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं और ड्रॉ वैल्यू से माइनस कर देते हैं, जो डिवाइड कर देते हैं। एचडी से जो डेटा आता है वो हमारा जेड स्कोर आ जाता है। यहाँ पर देखेंगे ये होता है, ये मिड वैल्यू, ये मिड बीच का, यहाँ पर मीन होता है, मीडियन होता है, ये देखिए लिखा हुआ है मीन मीडियन मोड, यहाँ पर मीन मीडियन मोड होता है, ये तीन, इसकी वैल्यू 0 होती है। क्या होती है? 0। ये नॉर्मल कर्व में होगा, जब नॉर्मल कर्व होगा तो इसकी वैल्यू 0 होगी। लेकिन जब हम डेटा एनालिसिस करते हैं, डेटा पुट करते हैं, तो मीन की वैल्यू अलग आती है, मीडियन की अलग आती है, मोड की अलग आती है, और जैसी वैल्यू आती है उसी के अनुसार ये कर्व बदलता रहता है। ठीक है, तो इधर जो होता है प्लस में हो जाता है, इधर देखिए माइनस में जाता है, -1 -2 -3, इधर भी +1 +2 +-3 तक ही जाएगा, ज्यादातर इतने में ही ये सारा का सारा आपका डेटा पुट हो जाएगा। मिड में ज्यादा वैल्यू है, किनारे किनारे कम है। +1 का मतलब 34% है, तो प्लस माइनस का 34.1% है। +2 है, इधर +2 चले जाएंगे तो 13.6, यानी इसको मिला करके है +2, इसको मिला करके, तो यहाँ अगर इन दोनों को जोड़ेंगे 68.2%, इन दोनों को जोड़ करके ले आएंगे, मतलब इसको 95.4% और 99.7%, तब तीनों के +-3 की वैल्यू 99.7, +-2 की वैल्यू 95.4%, +-1 की वैल्यू 68 प्लस की वैल्यू 34%। ठीक है, तो ये कुछ आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब मैंने कहा जब हम क्या करते हैं, डेटा एनालिसिस करते हैं, तो डेटा एनालिसिस हमारा जो डेटा होता है उसी के आधार पर कर्व बदलता रहता है। कैसे बदलता है? देखिए इस तरह से कर्व बदलता है जो आपके सामने। हमने आपको बताया था कि मीन मीडियन मोड की वैल्यू हमेशा मिड में 0 होती है, लेकिन जब हम डेटा एनालिसिस करते हैं, डेटा पुट करते हैं, तो हमारी मीन और मीडियन की वैल्यू अलग अलग आती है। ठीक है, जब अलग अलग आती है तो कर्व अलग अलग बन सकता है। अगर हमारे में ज्यादा वैल्यू आ गई तो देखिए कर्व बहुत ऊंचा बन जाएगा नॉर्मल से। सारा वैल्यू ठीक रहेगा तो कर्व नॉर्मल बनेगा, अगर थोड़ा और गड़बड़ होगा तो कर्व फ्लैट बन सकता है। तो ये से कर्व होता है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल कर्व है, ये ज्यादा ही ऊंचा हो गया है और ये ज्यादा फ्लैट हो गया है, तो इस तरह से कर्व हमारे बनते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं? इसको हम बोलते हैं कर्टोसिस के नाम से बोलते हैं। कर्टोसिस का मतलब होता है पीकनेस, किसी चीज की ऊंचाई को या किसी चीज की फ्लैटनेस को, कोई चीज कितना ऊंचा है, कोई कितना फ्लैट है, उस चीज को दर्शाता है। इसकी वैल्यू निकालनी है तो Q/P90 माइनस P का मतलब परसेंटाइल है, यहाँ से यहाँ क्वार्टाइल वैल्यू। ठीक है, तो क्वार्टाइल वैल्यू निकालनी पड़ेगी और परसेंटाइल वैल्यू निकालनी पड़ेगी, इससे आपको कर्टोसिस पता चल जाएगा। इसकी 3 कैटेगरी होती है। अब आपको यहाँ पर एक चीज बताऊं, आप सुन रहे होंगे, वर्बली सुन रहे होंगे, स्टैट से बिना लगाए पता नहीं चलता, तो आप इसको बस याद कर लीजिएगा कुछ चीजें। ठीक है, कर्टोसिस नाम की कोई चीज होती है, जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी जो कर्व होता है उसी के जो वैल्यू के आधार पे उसका जो कर्व चेंज होता है, उसी के आधार पे चीजें होती है। एक लेप्टोकर्टिक होता है, लेप्टोकर्टिक जो होता है वो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, डेटा विच इज सिमेट्रिक इन द शेप सिमिलर टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बट सेंटर पिच मच है। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह से ही होता है, सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक मतलब इसके किनारे कभी टच नहीं करते, लेकिन इसकी पीक बहुत हाई रहती है। देखिए ऊपर, सबसे ऊपर डेटा बीट में ज्यादा, यानी क्या हुआ, 50 से 60% लाने वाले 80 लोग हो गए। 100 लोगों का हमने परीक्षा ली तो 100 लोगों में से 50 से 60 लाने वाले 80% लोग, ज्यादा लोग मिड में ही आ गए। ठीक है, पास होने वाले, बहुत टॉप करने वाले बहुत कम लोग हो गए, फेल होने वाले बहुत कम हो गए, ज्यादा से ज्यादा 50 से 60% लाने वाले हो गए। तो कर्व हमारा बीच में हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, कर्व बीच में बन गया, किनारे इधर किनारे कम है, इधर किनारे कम है, बीच में सबसे ज्यादा लोग आ गए, तो क्या हो गया, कर्व हमारा ज्यादा ऊंचा बन गया, तो इसे कहते हैं हम लेप्टोकर्टिक कर्व कहते हैं। और जब लेप्टोकर्टिक बनता है तो पीक बहुत हाई हो जाता है। ठीक है, तो अगर पीक हाई होता है तो उसे बोलेंगे आप लेप्टोकर्टिक। तो इसके कैसे पता करेंगे, एक और तरीका होता है, इसकी वैल्यू होती है लेप्टोकर्टिक की 0.263 है, तो जब KU की वैल्यू क्या लेस देन यानी 0.263 से कम आएगी, KU यानी कर्टोसिस की वैल्यू, जब आप डेटा एनालिसिस करेंगे इस फॉर्मूले में रख के, और जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को आप देखेंगे 0.263 से कम है कि ज्यादा है। अगर वो वैल्यू 0.263 से कम है तो हमारा जो कर्व है वो बनेगा, क्या बनेगा, नुकीला कर्व बन जाएगा, ऊपर उठा हुआ कर्व, तो उसे बोलेंगे लेप्टोकर्टिक। अगर हमने डेटा एनालिसिस किया और जो हमारा कर्व जो है वो हमारी जो वैल्यू आती है वो आती है 0.263 के बराबर आती है। ठीक है, तो हमारा जो कर्व बनेगा वो नॉर्मल कर्व बनेगा। क्या बनेगा, नॉर्मल कर्व बनेगा। और एक चीज जानिए, मेजोकर्टिक मतलब NPS, मेजोकर्टिक मतलब NPC। क्या है, NPC। NPC क्यों, क्योंकि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व ही है। क्या है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। हाँ वो सही है, क्योंकि इसकी भी वैल्यू मीडियन मोड क्या है, मिड में ही है, सब बराबर।
ठीक है, कोई इधर उधर ज्यादा वो दिक्कत नहीं, फैलाव कैसा बराबर पे चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है, तो नॉर्मल कर्व बन के आया। ठीक है, तो नॉर्मल कर्व ही होना चाहिए हमारा। हम जब डेटा एनालिसिस करते हैं तो हमारा कर्व नॉर्मल होना चाहिए। तो यहाँ मेसोकर्टिक है, तो अगर आपसे पूछा जाए मेसोकर्टिक क्या है तो आप कहोगे नॉर्मल कर्व। ठीक है, अगर प्लेटिकर्टिक आता है तो क्या होता है, ये फ्रीक्वेंसी नेगेटिव फ्रीक्वेंसी को दर्शाता है। कैसे दर्शाएगा, इसमें जो डेटा आता है हमारे पास, जो KU की वैल्यू आती है वो ज्यादा आ जाती है 0.263 से, तो हमारा कर्व कैसा बनेगा, फ्लैट बन जाएगा। आपने देखा होगा ये फ्लैट का मतलब क्या होता है कि 10 नंबर लाने वाले भी जो है 20 लोग 10 लोग हो गए, 15 लाने वाले 10 हो गए। इस तरह से क्या है कि फेल होने वाले भी अच्छे खासे लोग हैं, टॉप करने वाले भी लोग हैं, मिड वाले में ठीक है। तो डेटा का फैलाव ऐसे ही है, बराबर पे चल रहा है। यानी अगर 10 लोगों ने टॉप किया है तो 10 ही लोग फेल होने वाले भी हैं, 10 लोग 50 से 60 लाने वाले लोग हैं, 10 लोग 30 से 35 लाने वाले लोग हैं। इस तरह से ज्यादातर डेटा क्या है, लगभग में फ्लैट में बन गया। कर्व ऐसे बनेगा, मतलब एक बनेगा कर्व ऐसे ऊपर की तरफ, ये है, ये नॉर्मल नहीं, ये ऊपर पीक में, एक बनेगा नॉर्मल। ठीक है, मुझसे बच ही पा रहा, एक बनेगा फ्लैट, ये फ्लैट बनेगा। फ्लैट में डेटा देखो फैलाव ज्यादा हो गया डेटा का। नॉर्मल में नॉर्मल डेटा है, इसमें ऊपर की तरफ ज्यादा। तो इस तरह से कर्व हमारे बन के आते हैं, तीनों कर्व बने। अगर ऊपर है तो आपको याद रखना है, आपको नुकीला बन रहा है तो लेप्टोकर्टिक। KU की वैल्यू जो आई है वो 0.263 से कम है। अगर मेसोकर्टिक है तो ठीक सामान्य है। ठीक है, और तब क्या होगा, KU की वैल्यू 0.263 के बराबर होती है। और प्लेटोकर्टिक बना है तो इसमें KU की वैल्यू जो है कम आएगी है, इसलिए कर्व जो है हमारा फ्लैट बन गया है। ठीक है, इसी तरह से सर ये जो है ये रिसर्च को नापने का एक प्रोसेस है सर? ये रिसर्च को नापने का नहीं, ये डेटा को नापने का। जब आप डेटा इकट्ठा करते हैं, जैसे आपने रिसर्च की, रिसर्च करने के बाद आपने डेटा इकट्ठा किया, तो जो आपके आंकड़े आएंगे वो आंकड़े इसी तरह से दर्शाएंगे। ठीक है, क्या दर्शाएंगे, इसी तरीके से दर्शाएंगे। इसी तरीके से दर्शाने का मतलब क्या हुआ कि जैसे आपने योग कराया, ठीक है, आप किसी को योग करा रहे हैं, ठीक है, तो अब योग कराने का मतलब ये नहीं होगा कि आपने 100 लोगों को योग कराया तो सभी 100 लोगों का 10 किलो वजन घट गया। ऐसा संभव है? नहीं सर, ऐसा तो संभव नहीं है। और ऐसा भी संभव नहीं है कि आपने 100 लोगों को योग कराया और किसी का वजन नहीं घटा। संभव है? नहीं सर। और ऐसा भी संभव नहीं है कि आपने जो योग कराया उसमें से 2 लोगों का वजन 1-1 किलो घटा, 2 लोगों का वजन बिल्कुल नहीं घटा, लेकिन वहीं से 100 में से 80, 70, 80 से लेकर 90 लोग ऐसे थे जिनका वजन जो सीधा 5 किलो घट गया। ऐसा भी नहीं आएगा। ठीक है, नहीं सर, लेकिन एवरेज आ जाएगा थोड़ा बहुत कि हाँ, नहीं, अगर ऐसा आ रहा है, अगर ऐसा आ रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें हो गई हैं, डेटा सही है, नॉर्मल नहीं है। क्या है डेटा? डेटा क्या है? नॉर्मल नहीं है, डेटा एबनॉर्मल दिखा रहा है, यानी कुछ तो है गड़बड़, कुछ गड़बड़ हो रहा है। क्या गड़बड़ हो रहा है? या तो डेटा कलेक्शन की प्रोसेस में गड़बड़ हुई है, या तो क्वेश्चनर में गड़बड़ी हुई है, कहीं कुछ ऐसी एरर है, तब वजह से डेटा एबनॉर्मल दिखा रहा है ना। जैसे आप जो डॉक्टर होता है वो चेक करता है तो देखा होगा आपने, नॉर्मल चलता रहता है, सब BP पल्स सब कुछ, लेकिन जब एबनॉर्मलिटी होती तो ऊपर नीचे हो जाता है ना। तो इसी तरह से नॉर्मल है तो सब कुछ आपका डेटा सही है, मतलब आपका डेटा कलेक्शन, क्वेश्चनर, ईच एंड एवरीथिंग राइट है। लेकिन अगर एबनॉर्मलिटी आ रही है, बहुत ऊपर हो रहा है या बहुत फ्लैट हो रहा है, तो कुछ बीच में ऐसा हो गया है, इसकी वजह से डेटा आपका पूरा गड़बड़ आ रहा है। और जब ये डेटा इस तरह का आ जाएगा, नॉर्मलिटी नहीं रहेगी, तो आप पैरामीट्रिक टेस्ट नहीं लगा सकते फिर, क्योंकि उसके परिणाम गड़बड़ आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर इस तरह की सिचुएशन उत्पन्न होती है तो कहा जाता है रिसर्चर से कि आप अपने डेटा को फिर से एनालाइज करिए, या डेटा जो आप कुछ टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें कोई ना कोई ऐसा पार्ट है जो डेटा को डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, डेटा को डिस्टर्ब कर रहा है, इसलिए आपका जो कर्व है वो बदलता चला जा रहा है। तो हमेशा नॉर्मलिटी को पहले चेक करना पड़ता है, नॉर्मलिटी के लिए लगाना पड़ता है। ठीक है, अब आता है स्क्यूनेस। इसमें क्या है, तो हमने बताया ये तो कर्व ऊपर बनेगा, ये तो नॉर्मल बनेगा, ये तो फ्लैट हो जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कर्व एक तरफ झुक जाता है, इसको बोलते हैं, ऊपर वाले को बोलते हैं खुद्दा और नीचे वाले को बोलते हैं विषमता। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जब हमारा कर्व किसी एक तरफ ज्यादा झुक जाए तो उसे बोलते हैं विषमता। और विषमता को नापने का फॉर्मूला होता है ये 3 ब्रैकेट में मीन माइनस मीडियम अपॉन ST। अगर आपको मीन मालूम है, मीडियन मालूम है, तो आप ब्रैकेट में रखिए, 3 से मल्टीप्लाई करिए, उसको ST से डिवाइड कर दीजिए, जो वैल्यू आएगी उसे हम स्क्यूनेस कहेंगे। ठीक है, स्क्यूनेस 2 तरह की होती है, तो पॉजिटिव होगी या तो नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सिंपल सा एक चीज, अगर मीन जो है वो मीडियन से हाई है तो हमारा कर्व पॉजिटिव होगा, और अगर मीन की वैल्यू जो है वो क्या है, मीन की वैल्यू क्या है, मीडियन से कम है, यानी मीडियन की वैल्यू ज्यादा हो गई है मीन से,
मीन की वैल्यू कम हो गई तो कर्व कैसा बनेगा, निगेटिव बनेगा। ठीक है, तो ये लेफ्ट की तरफ झुका हुआ होगा, ये राइट की तरफ झुका हुआ। यहाँ पर कर्व दिखाते हैं आपको, ये देखिए ये कर्व कैसा है, ये राइट स्क्यूड है, ये निगेटिव, ये क्या है, लेफ्ट स्क्यूड है। तो राइट और लेफ्ट स्क्यूड है, तो देखिए यहाँ मीन की वैल्यू ज्यादा है, क्या है, मीन की वैल्यू ज्यादा है तो कैसा कर्व बन रहा है, राइट कर्व बन रहा है। और यहाँ मीन की वैल्यू कम है तो कैसा कर्व बन रहा है, उस साइड से कम है। हाँ, तो यहाँ पर आपको ये देखना कि कर्व हमारा कैसा बन रहा है। ठीक है, हमारा कर्व कैसा बन रहा है। तो देखिए मीन हमने आपको याद, आपको समझ नहीं आ रहा होगा, समझिए कैसे समझिए। हमने बताया था मिड वैल्यू 0 होती है, फिर प्लस इधर माइनस में चला जाता है, -1 -2 -3 में चला, इधर जाओगे तो +2 3 इधर चला जाता है। ठीक है, तो हम इधर जा रहे हैं, हम इधर नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो नीचे की तरफ जाते चले जा रहे हैं तो माइनस में चला जा रहा है ना। ठीक है, तो कर्व हमारा झुक, यानी हमारी मीन की वैल्यू कम आ रही है। मीन क्या हमारा कम है मीडियन की अपेक्षा, तो इसलिए हमारा जो है कर्व निगेटिव है, लेफ्ट स्क्यूड हो गया। और यहाँ पर मीन की वैल्यू ज्यादा आ रही है, ये देखिए इधर पॉजिटिव आपको दिख रहा होगा, छोटा दिख रहा होगा, तो आपको लग रहा होगा कि ये तो ऊपर है, इधर भी ऊपर है, तो ऐसा के अंदर यहाँ मीन जो है इधर की तरफ है, तो +1 +2 +3, तो मान के लो यहाँ तो कर्व ऐसा बनेगा ना। अगर इधर की बात करें, मान के लो हमने 3 बनाई है मिड की वैल्यू, तो ये +1 होगा, ये +2 होगा और ये +3 हो जाएगा। तो अगर मीन यहाँ पर लिखा है तब भी मीन ज्यादा है क्योंकि ये +3 पे है। समझ रहे मेरी बात? तो यहाँ पे मीन ज्यादा है राइट में। यस, मेरी बात आप समझिए, आप फोर्थ से समझाते हैं, ऊपर ले जाके समझाते हैं, यहाँ नहीं समझ में आएगा। देखिए इस कर्व को देख रहे हैं आप? यस सर। तो इस कर्व को देखने में आप, अगर किसी के पास, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पता चल रहा होगा कि ये क्या है, +1 है, ये +1 है, ये +2 है, ये +3 है, तो कोई +3 पर है। अगर मीन यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ मीन की वैल्यू ज्यादा है। अगर मीडियन यहाँ पर आ रही है तो मीन की वैल्यू क्या है, ज्यादा है ना। क्यों ज्यादा है, क्योंकि +1 +2 +3 पर वैल्यू है और ये केवल +2 पर वैल्यू। रैंक 1 और रैंक 2 में क्या अंतर होता है, रैंक 1 मतलब जो रैंक 2 से ज्यादा नंबर लाया, तभी तो यहाँ पर वैल्यू अगर इधर है तो इसका मतलब क्या है, बताइए। अरे ये मुझे बताइए कि टॉप कितने लोग करते हैं, सारे करते हैं कि एक करता है, एक करता है। तो जब जो सबसे टॉप पोजीशन पे होते हैं वो बहुत कम लोग होते हैं, इनकी संख्या कम होती है, उससे कम वालों की और ज्यादा होती है, उससे सब कम वालों की और ज्यादा होती है। इस तरह से ये प्लस से हम माइनस की तरफ जा रहे हैं, इधर माइनस से हम प्लस की तरफ जा रहे हैं, तो ये बीच की वैल्यू 0 मान के चलो। ठीक है, तो अगर हमारे पास मीन की वैल्यू ज्यादा आ रही है, ठीक है, मीडियन से, तो हम इधर लिखेंगे राइट की तरफ, मीन किधर रहेगा, राइट की तरफ। और अगर मीन की वैल्यू मीडियन से कम रहेगी तो इधर रहेगा, लेफ्ट की तरफ मीन रहेगा, मीडियन इधर रहेगा। समझ गए बात? अब तो मीन क्या है, कम है, तो इसलिए लेफ्ट स्क्यूड हो गया, और मीन ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, राइट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर देखिए तो ये +2 वाला जो है, ये +1 है, ये +2, ये तो +3 वाला तो छोटा सा बना है, लेकिन ये वास्तव में छोटा नहीं है, ये वास्तव में वैल्यू में बड़ा है। क्या है, वैल्यू में बड़ा है। हाँ, इसकी वैल्यू ज्यादा है, उस पर डंडे पे मत जाइएगा। ठीक है, यहाँ पर मत जाइएगा, ये ज्यादा वैल्यूबल है। ठीक है, इसकी अपेक्षा +1 से 2 ज्यादा है और 2 से 3 ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे जैसे हम इधर आएंगे, अब इधर देखिए अब कर्व कैसे झुका हुआ, अभी आप देखिए, ये देखिए कहाँ कर्व झुका हुआ है, तो कर्व देखिए इधर मीन, तो जैसे हम इधर को जा रहे हैं तो मीन इधर को ज्यादा होता चला जा रहा है ना, है कि नहीं, बताइए। जैसे जैसे हम इधर को बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या है, ज्यादा वैल्यू होती चली जाएगी, जो इधर जो सबसे आगे रहेगा वो क्या होगा, ज्यादा वैल्यूबल होगा। क्या होगा, ज्यादा वैल्यूबल है। एक और इस हिसाब से समझिए, जो रैली में सबसे आगे होता है सबसे पीछे होता है, क्या अंतर होता है। सर इसका मतलब ये है ना सर, ये अगर राइट में झुकेगा तो मतलब कि पॉजिटिव आ रहा है, लेफ्ट में झुकेगा तो निगेटिव आ रहा है। यस, नहीं मुझे बताइए, जो आगे चलता है लीडर कौन होता है, आगे चलता है कि पीछे चलता है, लीडर आगे चलता है। आगे चलता है। तो यही चीज है, ये यहाँ पर इस पे लाइन पे मत जाइएगा, लाइन समझाने के लिए लिखी गई है। ये मीन की वैल्यू यहाँ ज्यादा है, मीडियन की कम है। ये मीडियन की वैल्यू क्या है, कम है, मीन की वैल्यू ज्यादा है, क्योंकि यहाँ +1 +2 +3 है, तो यहाँ लाइन तो छोटी बनेगी लेकिन वैल्यू ज्यादा है इसकी। वैल्यू के दृष्टिकोण से समझते हैं, ये तो ग्राफ लाइन तो है, समझाने की दृष्टि से बनाई जाती है। तो यहाँ पर ये
ठीक है। तो अगर इधर जाएंगे तो इधर की मीन की वैल्यू कम होती चली जा रही है, मीडियन की ज्यादा वैल्यू आई है, तो कर्व हमारा बदलता रहता है। सारा कुछ डिपेंड करता है मीन पर। किस पे डिपेंड कर रहा है? मीन पर। मीन पे डिपेंड करता है। इसीलिए जब हम सेंट्रल टेंडेंसी की जो माप पढ़ते हैं, हमें जो पढ़ना होता है सेंट्रल टेंडेंसी की मेजरमेंट की जो होती है, मापें होती है, उनमें सबसे स्थिर सबसे अच्छा माप कौन सा होता है? तो मीन माना जाता है। मीन ज्यादा स्टेबल होता है और मीन ही सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है। तो मीन के आधार पे ही सारी चीजें, जितने भी आप रिसर्च करोगे, आप चाहे टी टेस्ट लगाओगे चाहे और टेस्ट लगाओगे, मीडियन भले ना मालूम हो लेकिन आपको मीन जरूर मालूम होना चाहिए, माध्य जरूर मालूम करना पड़ता है। ठीक है, इसकी वैल्यू ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये है किधर? अगर ये राइट की तरफ है इधर तो पॉजिटिव स्क्यूड होगा, और अगर ये लेफ्ट की तरफ हो जाएगा तो नेगेटिव स्क्यूड हो जाएगा। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना। तो आपको ज्यादा ध्यान नहीं रखना, आपको इतना ध्यान रखना है जब भी ये सवाल आए तो आपको ध्यान क्या रखना है कि मीन मीडियन से ज्यादा है तो राइट है, राइट की तरफ स्क्यूड राइट की तरफ झुका होगा, पॉजिटिव होगा, और मीन अगर मीडियन से कम है तो लेफ्ट की तरफ झुका होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, बस इतना ही याद कर लीजिएगा। क्लियर? बताइए। ठीक है, अब ये मतलब ये देखिए, इस पे ध्यान दीजिएगा, ये सब याद करने की चीजें। एनपीएस पढ़ने में एनपीसी पढ़ने में कम से कम 2-3 दिन चाहिए, तब आपको एनपीसी समझ में आएगा कि एनपीसी होता क्या है, कैसे काम करता है, डेटा कैसे पुट किया जाता है। जब तक इसमें मैं डेटा पुट नहीं करूंगा तब तक आपको बहुत ज्यादा क्लियरिटी से समझ में आने वाला नहीं है। जब मैं आपकी इसमें डेटा पुट करके दिखाऊंगा तब आपको समझ में आएगा, अच्छा इससे मीन यहाँ पर इसलिए ज्यादा है, मीडियन इसलिए है। ठीक है, तब आपको ज्यादा क्लियर समझ में आता है। अभी तो क्या है ना, हमारे पास इतना समय है और ना हमें इतनी जरूरत ही है। चलिए, अब हमारे पास आता है साइटेशन। ये क्वेश्चन पूछा गया था इसके बारे में, इसलिए मैंने लिखा है। स्क्यूनेस के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया था और कुर्टोसिस के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप इसको इतना जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, लेप्टोकर्टिक, मेजोकर्टिक और जो है प्लेटोकर्टिक, उसका क्वेश्चन पूछा गया था, और इसको लेफ्ट स्क्यूड और नेगेटिव स्क्यूड को पूछा गया था, तो आप इसको याद कर लीजिए। अब हमारे पास आता है साइटेशन और रेफरेंसिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, रेफरेंस से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साइटेशन क्या होता है? रेफरेंस संदर्भ बोलते हैं, और साइटेशन इसको करते हैं साइट करना होता है। साइट करने का मतलब होता है उद्धरण करना। ठीक है, किसी चीज को एक्नॉलेज करना। जैसे अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ाते समय मैंने गांधी जी का कोई कोटेशन कह दिया कि बाई एजुकेशन आई मीन वेल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड माइंड बॉडी एंड सोल। ठीक है, अब मैंने ये बात कही तो ये बात ये इतनी ज्यादा गंभीर है, आपको लगेगा अरे वाह कितना बढ़िया सर ने डायलॉग मारा, लेकिन ये डायलॉग मेरा नहीं, ये किसका है? ये लाइन किसकी है? लाइन महात्मा गांधी की। तो मुझे बताना पड़ेगा कि ये लाइन जो है महात्मा गांधी से, ये महात्मा गांधी ने कहा। ठीक है, और महात्मा गांधी से ठीक कह तो दिया, लेकिन महात्मा गांधी ने कहाँ कहा? अगर वेरीफाई करना हो तो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि लोग कह देते हैं इसको तुलसीदास जी ने कहा, इसको कबीर जी ने कहा। कबीर जी ने उसको कभी कहा ही नहीं होता, झूठे नाम लगा देते हैं। ठीक है, तो ऐसे स्थिति में 2 चीजें होती है, एक तो मैंने जो लाइन कही उसे बताना पड़ेगा, और दूसरा मुझे उसका डिटेल देना पड़ेगा। 2 चीजें। तो जो डिटेलिंग होती है वो रेफरेंस में लिखी जाती है, और जो साइटेशन होता है वो टेक्स्ट में इन टेक्स्ट में लिखा जाता है। इन टेक्स्ट मतलब जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ाते समय मैंने अगर पढ़ाते समय जो मैं उदाहरण दूंगा वो साइटेशन कहलाएगा। जब मैं पढ़ा लूंगा, पढ़ाने के बाद में ये नीचे में एक डिटेल पूरा दूंगा कि जो पढ़ाने के दौरान जितने मैंने कोटेशन किए हैं वो इस किताब से लिए गए हैं, इस किताब को इनने लिखा है, तो ये हमारा रेफरेंस कहलाएगा। संदर्भ ग्रंथ सोचिए, अगर आपने रिसर्च पेपर बनाया होगा तो देखा होगा सबसे लास्ट में जो है क्या लिखे जाते हैं? रेफरेंसेस लिखे जाते हैं। ठीक है, तो ये साइटेशन होता है। साइटेशन इंक्लूड नेम ऑफ ऑथर एंड पब्लिकेशन डेट। अब जब साइटेशन लिखते हैं तो हम ऑथर का नेम लिखते हैं और उसका पेज नंबर लिखते हैं, और पेज नंबर के बाद में जो है हम डेट भी डाल देते हैं। ठीक है, ये इन टेक्स्ट साइटेशन होता है। क्या होता है? इन टेक्स्ट मतलब लिखते समय हम अपने टेक्स्ट में ही उसको इंक्लूड करते हैं, मेन बॉडी में इंक्लूड करते हैं। अब ये 2 तरीके से लिखा जाता है, एक होता है नैरेटिव और एक होता है पैरेंथेटिकल। क्या होता है? एक होता है नैरेटिव, एक होता है पैरेंथेटिकल। ठीक है, ये कैसे होता है? इसको लिखने के 2 तरीके यहाँ पर देखिए, नैरेटिव साइटेशन होता है, एक होता है पैरेंथेटिकल। ठीक है, नैरेटिव में क्या होता है? हम जब भी किसी की स्टेटमेंट की बात आते हैं तो हम उसका, जैसे महात्मा गांधी ने शिक्षा के बारे में बताते हुए कहा है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय है जो है बच्चे के समग्र विकास का बात। तो हम लिखेंगे महात्मा गांधी कब कहा है, उस ईयर का नाम डालेंगे और उनकी बात है। एक तो तरीका हो जाए। दूसरा तरीका है बाय एजुकेशन आई मीन वेल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड माइंड बॉडी एंड सोल। इस कथन को महात्मा गांधी ने कहा।
तो हम ये तो पहले नाम बताएंगे, ये तो बाद में बताएंगे। तो यही दोनों लिखने के तरीके होते हैं, ठीक है। तो जब रिसर्चर रिसर्च कर रहा होता है तो इन दोनों तरीकों का उपयोग साइटेशन के अंदर करता है, ठीक है। तो जैसे ये लिखा हुआ है एग्जांपल के तौर पे, टाइलर फाउंड दैट हैवी सोशल मीडिया यूज कैन बी लिंक्ड टू डिप्रेशन एंड अदर मेंटल डिसऑर्डर इन एडोलसेंट। कि टाइलर ने अपने रिसर्च में पाया है कि सोशल मीडिया का ज्यादा उपयोग करने से डिप्रेशन और अदर प्रकार के मेंटल डिसऑर्डर एडोलसेंस में जो है क्या हो सकते हैं, हो सकते हैं, कैन बी लिंक्ड से पाए जा सकते हैं। तो ये किसने पाया? टाइलर ने पाया। ठीक, तो देखिए हमने टाइलर लिखा, कब रिसर्च की? टाइलर ने तो बहुत सारी रिसर्च की हो, लेकिन कब की, कौन सी? अगर मैं वेरीफाई करना चाहूँ कि स्टेटमेंट सही है कि नहीं सही है, तो मैं क्या करूंगा, टाइलर ने 2016 में कहा, तो मैं 2016 का उनका जो होगा, अब मुझे इसका डिटेल चाहिए होगा। कहाँ? टाइलर 2016, टाइलर तो बहुत लोग हैं, 2016 में बहुत सारे लोग ने पेपर पब्लिश किया, तो मैं कैसे पता करूंगा? तो इसका डिटेल मुझे रेफरेंस सेक्शन में मिलेगा। मैं रेफरेंस सेक्शन में जाके लिखूंगा टाइलर 2016, फिर जो है उनके जिस टाइटल पे उन्होंने रिसर्च की होगी उस टाइटल का नाम लिखूंगा, कहाँ से जर्नल में पब्लिश है, किताब में पब्लिश है, उस किताब या जर्नल का नाम लिखूंगा, पेज नंबर लिखूंगा, वॉल्यूम लिखूंगा, ईयर लिखूंगा, सब कुछ मैं वहां जाकर के लिखूंगा। तब आप यहाँ देखोगे और वहां जाकर के उसको चेक कर सकते हो, उस किताब को देख सकते हो। तो एक तरीका ये हो गया, यहाँ हम ऐसे लिखते हैं और लास्ट में पेज नंबर जाके लिख देते हैं, ठीक है। अगर आपको पेज नंबर नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, आप बिना पेज नंबर के भी लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे? टाइलर ब्रैकेट में आप ईयर डालेंगे, बस इतनी लिख डालेंगे और पेज नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। पेज नंबर लिखेंगे तो अंदर लिखेंगे, डॉट यहाँ लगाएंगे, ठीक है। एक तो तरीका ये। और ये अगर आपको ईयर भी नहीं मालूम है तो आप एनडी लिखते हैं, ऐसे एनडी। अगर आपको ईयर भी नहीं मालूम, मान लीजिए आपने कोई स्टेटमेंट कहीं देखा लेकिन आपको ईयर पता नहीं चल रहा, तो ऐसी स्थिति में आप मेंशन कर देंगे वहां पर कि भाई मुझे ईयर नहीं मालूम, ठीक है। तो इस तरह से आप इंडिकेट कर देंगे तो सामने वाला समझ जाए। एक तरीका ये। दूसरा होता है पैरेंथेटिकल होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, लास्ट में लिखते हैं, जैसे हैवी सोशल मीडिया यूज कैन बी लिंक्ड टू डिप्रेशन एंड अदर मेंटल डिसऑर्डर इन एडल्ट्स। वही सेम बात कही, बस हमने इसमें लास्ट में जाके टाइलर 2016 पेज नंबर इतना। अगर पेज नंबर नहीं मालूम है तो कोई बात, ठीक है। ईयर मालूम होना चाहिए, अगर ईयर नहीं मालूम है तो एनडी वही लिख देंगे। तो चाहे आप पहले लिख सकते हैं, जैसा आप रिसर्च जब कह रहे हैं, जब स्टेटमेंट अपना वक्तव्य दे रहे हैं, तो उसमें जिस प्रकार से आपको लगे उसके अनुसार से आप कर सकते हैं। ऐसा कोई फिक्स नहीं तरीका है, जो तरीका आप चाहें उस तरीके को अपना सकते हैं। इवन ऐसा नहीं कि एक रिसर्च पेपर लिख रहे हैं तो कोई एक ही तरह तरीका अपनाएंगे, आपको जैसा तरीका लग रहा है, जैसा भी लग रहा है वैसा तरीका आप अपना सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं। हाँ, एक चीज और भी है, आजकल इसमें भी ट्रेंड में होता है, बहुत सारी आपने रिसर्च पेपर पढ़े होंगे जिसमें नाम वगैरह नहीं लिखा होता है कुछ भी, उसकी जगह नंबर पड़े होते हैं, जैसे 1 नंबर 2 नंबर, ठीक है। तो ये क्यों पड़ा होता है? क्योंकि इसके नाम लिखने से देखो इतना स्पेस जा रहा है, इतना स्पेस यहाँ गया, इतना स्पेस यहाँ गया, इतना स्पेस यहाँ गया, स्पेस काफी जा रहा है। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, जब आप प्लेगरिज्म चेक करते हैं तो बार बार इनका नाम वो क्या करेगा, प्लेगरिज्म में ले आएगा। एक तो ये भी प्रॉब्लम होती है। तो हम क्या करते हैं, तो ऐसे में एक तरीका ये होता है कि यहाँ हम नंबर कर देते हैं कि 1 नंबर 2 नंबर, ठीक है। तो ये 1-2 नंबर क्या होता है? क्या 1 नंबर किसी चीज की होती है? नहीं। अब जब आप 1-2 नंबर लिखते हैं तो ये रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। जब नीचे रेफरेंस आप लिख रहे होंगे तो रेफरेंस में 1 नंबर का मतलब पहला रेफरेंस, 2 का नंबर दूसरा रेफरेंस, 3 का मतलब तीसरा रेफरेंस। तो वहां जो नंबरिंग पे डिपेंड करता है, क्योंकि जब आप नीचे लिखेंगे तो वहां अल्फाबेट में अरेंज करेंगे। मान के जो टाइलर है तो टाइलर तो लास्ट में आएगा, ठीक, क्योंकि जब एपीए स्टाइल में लिखते हैं हम लोग, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के स्टाइल में, एपीए स्टाइल में रिसर्च पेपर लिखते हैं, तो हमारे जो रेफरेंस होते हैं उनको हम अल्फाबेट में अरेंज करते हैं। तो अब मान के लो कि आपने लिखना शुरू किया पेपर और इंट्रोडक्शन में ही आपने टाइलर का साइटेशन दिया, तो अब ऐसा नहीं होगा टाइलर पहले नंबर पे रहेगा। हो सकता है कि आपने 50 रेफरेंस लिखे और टाइलर का नाम 45वें पे आएगा, तो यहाँ सीरियल नंबर कौन सा पड़ेगा? 45, ठीक है। अगर टाइलर दोबारा रिपीट हो रहे हैं तब भी आप 45 ही डाल सकते हैं। मान लो उसी रिसर्च पेपर से आपने दो तरह कोटेशन दिया तो आप डाल सकते हैं। या आपने मान लो टाइलर ने यहाँ 2016 में कहा और फिर टाइलर ने 2018 में कहा, तो आप यहाँ फिर 45 और 46 डालोगे, को 2016 का अलग है, 2018 का अलग, ठीक है। तो इस तरह से भी आपको रिसर्च पेपर देखने को मिल सकते हैं इन साइटेशन। जब इन साइटेशन हम कर लेते हैं, साइटेशन आपने देख ही लिया, हो गया। चाहे हम आप इतना समय नहीं तो मैं भी आपको ओपन करके दिखा देता, कई सारे लोग हैं जो अलग अलग तरीके से लिखते हैं। फिर आता है हमारा रेफरेंस, ठीक है। हमने साइटेशन कर दिया, साइटेशन करने के बाद में अब हमें डिटेल लिखना होता है कि जो हमने ऊपर टेक्स्ट लिखा, जैसे हमने टाइलर के बारे में लिखा, तो टाइलर कौन है कैसे पता चलेगा? तो हम उसको फिर जब पेज हमारा रिसर्च पेपर खत्म हो जाता है या हमारी थीसिस खत्म हो जाती है, तो उसके बाद में हम डिटेल में जाकर के रेफरेंस लिखते हैं।
ठीक है। इनकी जो साइटेशन तो दो ही स्टाइल है लिखने की, एक या जो है नंबर के सिस्टम के अनुसार लिखते हैं, लेकिन यहाँ रेफरेंस नंबर भी डाल सकते हैं, अल्फाबेट भी कुछ लोग डाल देते हैं। तो आपके ऊपर है कैसा डिपेंड करता है कि किस जर्नल में आप पेपर भेज रहे हैं। जिस जर्नल में आप पेपर भेज रहे होते हो उस जर्नल के साइटेशन को देखना होता है कि उसने किस प्रकार के साइटेशन को अलाउ करा। उसी तरीके से आपको देखना होता है कि रेफरेंस की स्टाइल, जिस जनरल में आप पेपर भेजने जा रहे हो उस जनरल ने रेफरेंस की स्टाइल कौन सी दे रखी है। तो कई सारी स्टाइल होती है रेफरेंस लिखने की, जैसे एमएलए, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, एपीए, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, शिकागो, हार्वर्ड, एमएचआरए, ऑक्सफोर्ड, ये रेफरेंस लिखने की कई सारी स्टाइल है। ठीक है। अब ये कौन कौन से स्टाइल देखिए, एमएलए स्टाइल, इसको कहते हैं मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। ये जो स्टाइल है ज्यादातर ह्यूमैनिटी यानी जो समाज विज्ञान के सब्जेक्ट है, जिसमें हिस्ट्री, साइकोलॉजी, एजुकेशन, योगा, ये सब विषय आते हैं, स्पेशली राइटिंग ऑन द लैंग्वेज एंड लिटरेचर। और जो मुख्य रूप से इसका विषय होता है वो लैंग्वेज और लिटरेचर, जो भाषा के विषय को होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, तो जो भाषा की जो शोध कार्य होते हैं उनमें ज्यादातर एमएलए फॉर्मेट हम इस्तेमाल करते हैं, भाषा वाले विषय। ठीक है। इसको लिखने का तरीका क्या है, जैसे ये तरीका, हावर्ड डोनाल्ड, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, न्यू दिल्ली, प्रिंटिस हॉल ऑफ इंडिया, 2005। तो अगर हम इसे साइटेशन में लिखते तो क्या लिखते, हॉल, ठीक है, ब्रैकेट में 2005, फाउंड इन द स्टडी दैट, ठीक है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूज कैन बी लिंक टू डिप्रेशन एंड अदर मेंटल डिसऑर्डर। तो हम वहां लिखे होते हैं, वहां पर ऊपर हमारा लिखा होता है। ठीक है। अब रिसर्चर चाहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि हॉल ने सही कहा है कि नहीं सही, मुझे कैसे पता चलेगा। तो अब यहाँ पर आप नीचे आते और नीचे आकर के मैच करते, अच्छा हॉल ये 2005 ये मैच हो रहा है, फिर आप ये पूरा डिटेल दिया हुआ, आप ये डिटेल पे जाते तो आपको यहाँ पेज नंबर भी आप लिख सकते थे, पेज नंबर नहीं पड़ा तो पेज नंबर। ठीक है। तो ये क्या है, ये स्टाइल है एमएलए फॉर्मेट। ठीक है। तो हम इस एमएलए फॉर्मेट को इस्तेमाल, अब यहाँ मैंने एग्जांपल के तौर पे केवल एक लिखा है, क्या लिखा है, एक लिखा। आप चाहो तो बहुत सारे, जैसे किताब लिखने की अलग तरीके होता है, रिसर्च पेपर का अलग होता है, थीसिस का अलग होता है, न्यूज का अलग होता है, मैगजीन का अलग होता है, यूट्यूब का अलग होता है, वेबसाइट का अलग होता है, ठीक है, एडिटेड बुक का अलग होता है। ठीक है। बहुत सारे तरीके होते हैं, क्योंकि एक ही तरीका नहीं, बहुत सारे तरीके होते हैं। अब आप जब साइटेशन कर रहे हैं तो कहाँ से कर रहे हैं, रिसर्च पेपर से कर रहे हैं कि बुक से कर रहे हैं कि न्यूज पेपर से कर रहे हैं, मैगजीन से कर रहे हैं, जहां से भी कर रहे होंगे उस तरीके को आपको फॉलो करना होगा। जैसे ये किताब का तरीका है तो अब किताब का लिखा, लेकिन अगर आप रिसर्च पेपर से लिख रहे हैं तो दूसरा तरीका आपको फॉलो करना। एक होता है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, खासकर ये ज्यादा पॉपुलर है इंडिया में। ठीक है। खास ह्यूमैनिटीज और जैसे एजुकेशन, साइकोलॉजी, योग, इनमें तो हम इसको फॉलो करते हैं, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। इसका क्या तरीका होता है, इसको लिखते समय कुछ चीज होती है, जैसे इन्वर्ट ऑथर नेम, ऑथर का नाम क्या होता है, इन्वर्ट होता है लास्ट, जैसे यहाँ इनका नाम मान लो विशाल शर्मा है तो पहले शर्मा आएगा फिर विशाल। ठीक है। फिर ब्रैकेट में ईयर आएगा, देखो उसमें वाले में ईयर लास्ट में आ रहा है, लेकिन इसमें एपीए में पहले आता है, डॉट लगा हुआ है, सरनेम बी विशाल, आप चाहे पूरा नाम भी लिख सकते हो, विशाल, ब्रैकेट में 2010 जो ईयर होगा, डॉट लिखा, फिर डॉट लगेगा। फिर फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर साइंस, जो आप पेपर होगा, बुक का नाम होगा, लिखेंगे, कहाँ से प्रकाशन होती है, प्रकाशक करता कौन होता है, इसके साथ इसमें वॉल्यूम भी और भी पे जो है सारी चीजें डालनी होती है, इशू कौन सा है, वॉल्यूम कौन सा है, इस तरह से सारी चीजें लिखनी होती है। ठीक है। फिर होती है हार्वर्ड स्टाइल होती है, ये एकेडमिक पेपर सोशल साइंसेस लिखने के में इस्तेमाल होता है। शिकागो स्टाइल होती है जो हिस्ट्री, फाइन आर्ट्स, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, इन तरह के पेपर लिखते हैं उसमें इस्तेमाल होता है। एक होता है टर्बियन स्टाइल होती है, ये भी शिकागो स्टाइल से मिलती जुलती है, हिस्ट्री और ह्यूमैनिटी में शामिल होता है। ऑक्सफोर्ड स्टाइल होती है जो हिस्ट्री, लिटरेचर और फिलोसफी जो लिखते हैं पेपर उनमें होता है। एक होता है वैंकूवर रेफरेंस स्टाइल है, जो मेडिकल के जो बच्चे होते हैं उनके साइंटिफिक पेपर लिखने में काम आता है। अब आप कौन से रेफरेंस स्टाइल इस्तेमाल करेंगे, आप इस्तेमाल करेंगे जिस जनरल में, रिसर्च जनरल में आप पेपर भेजना चाह रहे हैं। ठीक है। जो रेप्यूटेड रिसर्च जनरल होते हैं, जब भी आप उनको भेजना चाह रहे हैं तो पहले जाकर के उनकी गाइडलाइन पढ़िए। गाइडलाइन पढ़ेंगे तो गाइडलाइन में लिखा रहता है कि वो एक पेपर, मॉडल पेपर बना के हमेशा रखे रहते हैं कि साइटेशन कैसे करिए, हेडिंग कैसे डालिए, वो सब कुछ लिखा रहता है, रेफरेंस कैसे लिखेंगे, सब कुछ पड़ा रहता है उनके उस पे। तो आपको हमेशा उनका एक फॉर्मेट फॉलो करना है। इवन वो उनमें कुछ ऐसे होते हैं रिसर्च, कुछ मल्टी डिसिप्लिन रिसर्च जर्नल होते हैं और कुछ डिसिप्लिन स्पेसिफिक होते हैं। मान के लो कोई मैथमेटिक्स का जर्नल है, योग का, तो वो योग के पेपर ही लेगा, पर दूसरे पेपर नहीं लेगा इकोनॉमिक्स के। जो मल्टी डिसिप्लिन है वो विभिन्न प्रकार के पेपर लेंगे। कुछ योग के पेपर भी ऐसे होंगे जो केवल थ्योरी के पेपर ले रहे होंगे।
तो हर एक जर्नल की अपनी विशेषताएं होती हैं, उसको स्टैब्लिश करने वाले के कुछ नियम कानून होते हैं, उन्हीं के अनुसार आप जर्नल में चीजों को करते हैं, भेजते हैं। तो हमेशा क्या करना है, जब भी पेपर भेजना है तो आपको चेक करना है कि हम जिसमें पेपर भेज रहे हैं क्या वो उसी के अकॉर्डिंग आप अपने को मॉडिफाई करें। ठीक है। एक शब्द आपने सुना होगा बिब्लियोग्राफी। इस शब्द का भी उपयोग रेफरेंस के अल्टरनेटिव होता है, कहीं कहीं लिखा होता है रेफरेंस एंड बिब्लियोग्राफी। तो ये क्या होता है, क्या ये रेफरेंस की तरह से होता है या बिब्लियोग्राफी क्या अलग चीज होती है? देखिए, जब हम रेफरेंस का इस्तेमाल करते हैं ये इंटरचेंजेबली है, एक ही तरह से इंटरचेंज करते हैं। इंटरचेंज मतलब कहीं हम बिब्लियोग्राफी लिख देते हैं, कहीं हम रेफरेंस लिख देते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है, दोनों पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं? जैसे मान लीजिए जब आप रिसर्च करते हो तो रिसर्च के दौरान आप बहुत सारी किताबों को पढ़ते हैं, बहुत सारे लोगों का अनुभव सुनते हो, और उनमें से पढ़ने के बाद में था कुछ लोगों कुछ चीजों को आप डायरेक्ट इंक्लूड कर लेते हो। क्या कर लेते हो? डायरेक्ट इंक्लूड कर लेते हो, और कुछ चीजों को डायरेक्ट इंक्लूड नहीं करते हो। जैसे मैंने गांधी जी का स्टेटमेंट दे दिया तो डायरेक्ट कह दिया, लेकिन मैंने विवेकानंद को भी पढ़ा है। ठीक है, मैंने गांधी के साथ मैंने ऋषि अरविंद को भी पढ़ा है, मैंने अन्य ऑथर्स को भी पढ़े हैं, लेकिन मैंने उन लोगों का काम जो है, उनकी जो डेफिनेशन है, उनको मैंने डायरेक्ट इंक्लूड नहीं किया। ठीक है, लेकिन मैंने वहां से एक अनुभव लिया है, वहां से मैंने ज्ञान लिया है। तो मैं क्या करूंगा फिर? तो मैं उस चीज को बिब्लियोग्राफी में लिखूंगा। क्या कहाँ लिखूंगा? वीडियोग्राफी में। हाँ, मतलब मान के लो आप 10 लोगों से 20 लोगों से मिले अपने रिसर्च के लिए, तो 20 लोगों ने अपने अपने सुझाव दिए आपको। ठीक है, तो 20 में से 2 लोगों के सुझाव आपको इतने अच्छे लगे कि उनके सुझाव को आपने डायरेक्ट अपने रिसर्च पेपर में इंक्लूड कर लिया। ठीक है, तो जिनके रिसर्च पेपर को आपने डायरेक्ट इंक्लूड किया है, उसका आपको रेफरेंस लिखना पड़ेगा। रेफरेंस में जाकर भी डिटेल, क्योंकि अगर कोई जानना चाहेगा तो वेरीफाई करेगा, क्योंकि जिनका आपने साइटेशन दिया होता है उसको आपने रेफरेंस में लिखना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? जिनका भी साइटेशन होगा उसको रेफरेंस में लिखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन साइटेशन जब आप लिखते हो बहुत सारी चीजें, तो बहुत जगह क्या होता है कि आप हर जगह थोड़ी लिखते हो कि इन्होंने ये कहा, इन्होंने ये कहा, इन्होंने ये कहा। बहुत सारी चीजें और ऐसे लिखते हो, पता लगता है कि एक पैराग्राफ पूरा का पूरा लिखा है और उसमें किसी का नाम नहीं लिखा कि इन्होंने, आपने उसको पढ़ा है और लिखा है। तो जो ज्ञान आया वो कहाँ से आया? कहीं ना कहीं पढ़ा होगा ना कहीं सुना होगा, फिर आपने उसको अपने शब्दों में लिखा है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, हम ऐसी चीजों को बिब्लियोग्राफी में जाकर के लिख देते हैं। जो बिब्लियोग्राफी में लिखी होती है वो जरूरी नहीं कि उसका आपने साइटेशन भी किया। ठीक है, जैसे आप नहीं काम करते हो तो बाद में एक एक्नॉलेजमेंट देते हो, इस काम में इनका भी सहयोग रहा, इनका भी सहयोग रहा, इनका भी सहयोग रहा। तो एक तरह से एक्नॉलेजमेंट है बिब्लियोग्राफी, कि हम लास्ट में उन सभी किताबों का नाम लिख देते हैं जिनको हमने डायरेक्टली उसमें इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है, अब आता है हमारे पास कुछ और होता है, IBID आता है। ये क्या होता है? कभी कभी हम जब रिसर्च पेपर लिख रहे होते हैं तो रिसर्च पेपर लिखने के दौरान कुछ ऐसे रेफरेंस होते हैं जो बार बार इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए आप जो है गांधी का भारत बोध लिखने जा रहे हैं पेपर, गांधी जी भारत के बारे में क्या समझते हैं, उनको भारत देश को लेकर के या क्या समझते हैं, उनकी क्या कैसा विजन था, या देश को विदेश को विश्व को लेकर के गांधी का विजन क्या, बोध, विश्व बोध, गांधी का विश्व बोध। क्योंकि गांधी ऐसे हैं जो जिन्होंने ब्रिटेन भी गए, गांधी जिन्होंने अफ्रीका में काम किया, वहां आजादी दिलाई, गांधी ने हमें भारत में किया, और गांधी से पूरा देश पूरा विश्व प्रभावित है। आज भी चले जाओ अलग अलग कंट्री में तो आपको गांधी जी के प्रति सम्मान देखने को मिल जाएगा। ऐसे बहुत ही कम नेता हुए हैं जिनका, भले लोग गांधी जी को गाली देते हैं, लोग कुछ भी कहते हैं, ठीक है, वो बात अलग है, वो उनकी जो है क्या कहूंगा कि संकीर्ण मानसिकता को दिखाता है। ठीक है, संकीर्ण जो व्यक्ति होते हैं जिनकी मानसिकता बहुत संकीर्ण होते हैं, वो जाति, धर्म, भाषा, पैसा, शरीर इसमें फंसे होते हैं। उनको महान व्यक्ति कभी नजर नहीं आते, उनको महानता अपने बच्चों की, अपनी जाति की, अपनी धर्म की, अपनी चीजें, और वो लड़कर के चाहते हैं कि हम लड़कर के दिखाएं चीजों को, हम ये सब देता है। तो गांधी जी को कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन गांधी जी पे मान के आप लिख रहे हो, जैसे भारत बोध उनका लिख रहे हो, तो अब क्या होगा जब गांधी जी पे लिखोगे या किसी व्यक्ति पे लिखोगे तो रेफरेंस क्या होता है, कभी कभी बार बार रिपीट होता रहता है। ठीक है, बार बार साइटेशन रिपीट होगा। किसी ने से मानो गांधी जी के बारे में किसी ने कोई किताब लिखी है या किसी अन्य, आप बार बार उस किताब की चीजों को अगर जिक्र कर रहे हैं, या किसी ने कोई किताब रिसर्च पेपर रिसर्च किया है, गांधी जी पे बहुत रिसर्च किया है और उसने कम से कम 50 रिसर्च पेपर लिखे, तो 50 रिसर्च पेपर लिखे हैं तो उसके रिसर्च को बार बार आप कोट कर रहे हो उसी व्यक्ति को, तो बार बार जब कोट करोगे तो क्या बार बार उसका रेफरेंस लिखोगे? नहीं। तो हम क्या करते हैं, जैसे आपने लिखा होगा कि जब आप कोई फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म भरते समय एड्रेस लिखना होता है, तो एड्रेस लिख देते हैं, इसमें दूसरे में एड्रेस लिखने जाते हैं, अगर सेम एड्रेस लिखा होता तो यहाँ पर लिखा था एज एबव, लिखा होता है, बताइए।
जी तो सर। एज एबव का मतलब क्या होता है कि अगर आप इस पे टिक कर देते हैं तो इसका मतलब जो ये है वही यही, सेम टू सेम, ठीक है। तो इसी तरीके से IB ID होता है। जब आप एक ही व्यक्ति के रिसर्च को बार-बार साइट कर रहे होते हैं, तो ऐसे में बार-बार पूरा डिटेल लिखेंगे तो गड़बड़ होगा। तो क्या करेंगे, तो आप वहाँ IB ID डाल देंगे, नंबर डालेंगे IB ID, ठीक है। ऊपर नहीं लिखेंगे, वहाँ तो नाम लिखेंगे, लेकिन रेफरेंस सेक्शन में आप IB ID लिख देंगे इन द सेम प्लेस, मतलब वही वाला है ऊपर वाला। थोड़ा बहुत परिवर्तन होगा तो क्या करेंगे, जैसे मान लो वो 2010 में आया, 2010 में आया था, ये 2015 में आया, तो आप IB ID 2015 लिख दोगे, IB ID 2016 लिख दोगे। इस तरह से आप बदलते चले जाओगे, बार-बार डिटेल आपको नहीं लिखनी पड़े, ठीक है। क्योंकि रेफरेंस क्या है, आप 2 बार 3 बार क्यों लिखना पड़ेगा? कोई पेपर 2015 में पब्लिश, कोई 2020 में पब्लिश, तो दोनों डिटेल 2025 में पब्लिश, तो तीनों डिटेल देने पड़ेंगे। अब तीनों को 3 बार बताओगे क्या? किसी का एड्रेस 3 बार तो लिखोगे नहीं, रिपीट है, तो एक ही बार लिखोगे और बार-बार फिर क्या करोगे, IB ID पब्लिकेशन का ईयर डाल दोगे, ठीक है। अगर एक ही ईयर में 3-4 बार पब्लिश हुआ है तो फिर नहीं लिखोगे, ठीक है। क्लियर? चलिए, अब क्या होता है, कुछ रिसर्च जर्नल होते हैं, जब भी आप रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं तो पब्लिश कर IB ID के बारे में पूछा गया था, ठीक है। IB ID स्टैंड क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इन द सेम प्लेस। क्या होता है, IB ID स्टैंड फॉर IB एविडेम, ठीक है, इसका मतलब एविडेम होता है और लैटिन वर्ड है इसका, अगर इंग्लिश में जाएंगे तो इसका मतलब होता है इन द सेम प्लेस, उसी स्थान, ठीक है। और अब आता है रिसर्च जर्नल। कुछ रिसर्च पेपर होते हैं, जब भी हम कोई चीज शोध करते हैं, शोध अलग होता है और लेख अलग होता है। आपने देखा होगा किसी का लेख पब्लिश हुआ, किसी का निबंध पब्लिश हुआ, किसी का शोध पत्र पब्लिश हुआ। तो शोध पत्र जो होता है उसमें हम कुछ खोजते हैं, वो लिखते हैं जो आसानी से अवेलेबल नहीं है। और लेख में क्या होता है, हम अपने विचार लिखते हैं, ठीक है। उसमें कुछ नयापन नहीं हो सकता, उसमें बनी बनाई चीजें भी हो सकती हैं। शोध और लेख में अलग हो अंतर होता है। तो जो लेख लिखे जाते हैं वो कहीं भी पब्लिश करा सकते हो आप, उसको पत्रिका में पब्लिश करा सकते हो, आप न्यूज़पेपर में पब्लिश करा सकते हो, बुक में पब्लिश करा सकते हो, और जो है कहीं भी पब्लिश करा सकते हो, सिर्फ रिसर्च को छोड़कर। तो कैसे पता करेंगे कि हमें रिसर्च पेपर पढ़ना, तो हम कैसे पता करेंगे, कहाँ जाएंगे? तो रिसर्च पेपर जब हम पढ़ने के लिए जाते हैं तो उसके लिए कुछ हमारे पास क्राइटेरिया होते हैं। क्या क्राइटेरिया होते हैं? एक होता है RNI नंबर। क्या होता है? RNI नंबर। एक होता है ISBN नंबर, एक होता है ISSN नंबर। ये 3 नंबर होते हैं। कोई भी भारत में कोई भी न्यूज़पेपर का प्रकाशन होना है या कोई नई पत्रिका निकलनी है तो उसको पहले RNI नंबर लेना होता है, जिसे कहते हैं रजिस्ट्रार न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया। ये नंबर होता है। कोई भी पत्रिका है, कोई भी न्यूज़पेपर है, अगर वो पब्लिश हो रहा है तो उस पे ये नंबर जरूर पड़ा होगा, RNI नंबर होगा, ठीक है। RNI नंबर बिना परमिशन के नहीं काम होगा, ये परमिशन है, ठीक है। इसी से उसकी पहचान होती है। RNI नंबर डालोगे तो पता चल जाएगा ये पब्लिकेशन कौन से नाम से पब्लिश होता है, कब पब्लिश होता है और पब्लिशर कौन। इसी तरीके से कोई किताब होती है तो उसका नंबर होता है ISBN नंबर, इंटरनेशनल क्या होगा, सीरियल बुक नंबर, ठीक है। कोई भी किताब होती है, हर किताब का एक नंबर अलॉट होता है। कोई भी किताब, एक नंबर की 2 किताबें नहीं, हर किताब का एक ही नंबर होता है, पूरे विश्व में जितनी भी किताबें। तो ये होता है इंटरनेशनल सीरियल बुक नंबर होता है, किताब होती है। तो किताब होता है, जो शोध पेपर होते हैं उनका ISSN नंबर होता है, जिसे कहते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर होता है। जैसे यहाँ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर होता है, इसी तरह से ISSN होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, और शोध होगा तो सीरियल नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इतना अंतर होता है, ठीक है। तो अगर आपको पता करना है कि हमें जो है अपना पेपर जो है पब्लिश कराना है किसी शोध पत्रिका में, तो शोध पत्रिका पब्लिश कराने के लिए कैसा नंबर चाहिए आपको? कैसा चाहिए बताओ? ISSN नंबर चाहिए। कैसा नंबर चाहिए? मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? सर ISSN। हाँ, ISSN नंबर चाहिए। कोई भी शोध पत्रिका होगी उसके ऊपर नंबर पड़ा होगा ऊपर या अंदर लिखा होगा ISSN नंबर। अगर उस पे कोई नंबर नहीं पड़ा हुआ तो उसमें पेपर मत पब्लिश कराइए। अगर कोई कहेगा कि ISBN नंबर पड़ा हुआ तो ये जानिए बुक का नंबर है। ISBN नंबर ये बुक का नंबर, ये शोध पत्रिका का नहीं। RNI नंबर है तो किसी मैगजीन का, किसी पत्रिका का या किसी अखबार का नंबर है। ISBN नंबर तो किसी बुक का नंबर है और ISSN नंबर किसी शोध पत्रिका का नंबर। तो जो एकेडमिक्स में काम होता है वो ISBN का ज्यादा रोल होता है।
ठीक है। अगर शोध पत्र है तो ISBN में होना चाहिए, और लेख है तो ISBN में, और सॉरी ISBN में हो जाएगा तो किताब में हो जाएगा, और ISSN में होगा तो शोध पत्रिका में होगा। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि अपना अगर रिसर्च पेपर पब्लिश कराना है तो ISSN में पब्लिश कराना है, यानी ISSN नंबर होना है। ठीक है, एक तो ये चीज। ISSN नंबर होता है, हर एक जनरल में होता है, आप देख लेंगे, पता चल जाएगा। ठीक है, आपको आइडेंटिफाई करना है तो आप जाइए इंटरनेट पे डालिएगा ISSN आइडेंटिफायर डालेंगे तो वेबसाइट खुल के आ जाएगी, वहां पर आप ISSN नंबर डाल दीजिए, तुरंत बता देगा कि ISSN नंबर कहाँ किस नाम से है और कौन इसका पब्लिशर। जब भी कोई रिसर्च पेपर पब्लिश होता है किसी जर्नल में, तो उस जर्नल वो कितना इम्पोर्टेंट है, कितना अच्छा है, कितना खराब है, कैसे पता करेंगे? ये पता चलता है उसके इम्पैक्ट फैक्टर से। जैसे आप कोई सामान खरीदने जाते नहीं तो सामान कहते हैं ब्रांडेड है, ये नॉन ब्रांडेड, कैसे पता चलता है ये ब्रांडेड? एक कंपनी की पहचान से पता चलता है। कैसे कंपनी की पहचान से? क्योंकि क्वालिटी इतनी अच्छी होती है, उसकी रेटिंग होती है, तो रेटिंग अच्छी होती है तो आप कहते हो अच्छा है। तो इसी तरीके से जितने भी रिसर्च जर्नल होते हैं इनकी भी रेटिंग होती है, कौन सा रिसर्च जर्नल ज्यादा अच्छा है, तो उसके इम्पैक्ट फैक्टर से पता चलता है। इम्पैक्ट फैक्टर कैसे पता चलता है? कि जैसे एक जर्नल है और एक जर्नल के अंदर 10 रिसर्च पेपर पब्लिश हुए, ठीक है, एक जर्नल है उसमें भी 10 रिसर्च पेपर पब्लिश हुए, तो दोनों कौन सबसे अच्छे हैं, किसमें हमें पेपर भेजना चाहिए? तो ये पता चलेगा कि ये जो इसके 10 पेपर इसमें जो छपे हुए हैं 10 पेपर, इसको 500 लोगों ने साइट किया है। क्या किया है? 500 लोगों ने साइट किया, और यहाँ पर जो है इसको 50 लोगों ने साइट किया, तो कौन सा अच्छा होगा जर्नल? 500 वाला। 500 साइटेशन का मतलब समझ रहे हो? जो ऊपर आपको बताया कि इसके अंदर जो रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं 10, इस 10 रिसर्च पेपर में से 500 लोग ऐसे थे, इसके अंदर जो रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं उस रिसर्च पेपर के जो कंक्लूजन आए हैं, जो रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट को उन्होंने अपने रिसर्च पेपर में मेंशन किया है। ठीक है, जैसे होता है ना, किसी ने कोई गाना गाया तो उस गाने को हर कोई गा रहा है, मतलब पॉपुलर गाना हो गया, और किसी ने कोई गाना गाया लेकिन कोई गा ही नहीं रहा तो इतना पॉपुलर नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि ये ऐसी रिसर्च इसमें पब्लिश हुई है इस जर्नल में कि उस रिसर्च पेपर की बात सब कोई कर रहा है। ठीक है, 500 लोगों ने बातें की है, ठीक है, तो उसे कहते हैं इम्पैक्ट फैक्टर, और इसका 50 लोगों ने की है तो कम। हम कैसे पता करेंगे किसी का इम्पैक्ट फैक्टर कैसा होता है? तो इम्पैक्ट फैक्टर जो है एनालिसिस करने के जो है सोर्सेस होते हैं, और जो है संस्थाएं होती हैं, वो हर किसी जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर पता करके बताती है। भारत के अंदर जितने भी जर्नल हैं, पहले तो UGC केयर लिस्टेड थे, अब तो UGC केयर लिस्टेड हट गए हैं, तो हमें पता ही नहीं चलता तो कैसे हैं, और यहाँ पर फर्जी तरीके से होते हैं। तो इसलिए अगर आपको इम्पैक्ट फैक्टर पता चलना करना तो स्कोपस इंडेक्स, साइंस डायरेक्ट, बिलियंसेंस, ठीक है, इन जर्नल पे जाएंगे, ऑनलाइन जाएंगे, ये सब इंटरनेशनल ब्रांड है, और यहाँ से आपको रियल में पता चलेगा कि कौन से इम्पैक्ट फैक्टर वाले जर्नल है। हर एक रिसर्च पेपर का अलग इम्पैक्ट फैक्टर होता है रिसर्च जर्नल का, और अगर आपका हाईली इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल पे पेपर पब्लिश होता है तो आपका एक रिसर्च पेपर 100 रिसर्च पेपर के बराबर माना जाएगा, मतलब भारी पड़ता है। ठीक है, किसी ने 10 पेपर पब्लिश किया और आपने एक पब्लिश किया, लेकिन इसका इम्पैक्ट है इसका एक है तो ये ज्यादा अच्छा है। जी, ये रिपीट कर दीजिए लास्ट टाइम। लास्ट मैंने कहा कि जिसका इम्पैक्ट फैक्टर ज्यादा होगा, मान के लो किसी जर्नल है उसका इम्पैक्ट फैक्टर 7 है और आपने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया, और किसी ने पेपर पब्लिश किया है जो है 10, लेकिन इम्पैक्ट फैक्टर 0 वाले हैं, जिस जर्नल में पब्लिश किया उसका इम्पैक्ट फैक्टर 0 है, तो ये 10 क्या इसकी बराबरी कर पाएंगे? एक की नहीं, एक ज्यादा अच्छा है इस 10 से, समझ रहे? जी सर। और हाँ, इम्पैक्ट फैक्टर के साथ इम्पैक्ट फैक्टर जितना कम हो वो अच्छा है कि ज्यादा हो वो अच्छा है? नहीं समझ में आया मुझे, सॉरी। अच्छा हो। जिसका इम्पैक्ट फैक्टर ज्यादा है वो जर्नल ज्यादा अच्छे होते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, कैसे पता करोगे कैसा है कि इसका इम्पैक्ट फैक्टर ज्यादा? तो मैंने आपको बताया कि आप स्कोपस, कैसा स्कोपस, ठीक है, साइंस डायरेक्ट, ठीक है, या बिलियंसेंस, ये वेबसाइट्स यहाँ जाकर के करोगे, ये ब्रांड है, इन स्कोपस के अंदर ढेर सारे जर्नल हैं, साइंस डायरेक्ट में ढेर सारे जर्नल हैं, बिलियंसेंस के ढेर सारे जर्नल हैं। इन जर्नल से जिन्होंने मेंबरशिप ले रखी है वो जर्नल के जो इम्पैक्ट फैक्टर होते हैं वो मान्य होते हैं। भारत के अंदर जो लोकल में बहुत सारे ऐसे जर्नल हैं जो स्कोपस इंडेक्स नहीं है, जो बिलियंसेंस इंडेक्स नहीं है, उनके भी इम्पैक्ट फैक्टर होते हैं, लेकिन वो फर्जी इम्पैक्ट फैक्टर होते हैं। अगर आपने गलती से उसमें पब्लिश करा लिया तो माना नहीं जाएगा। जैसे कोई लोकल कंपनी है, ठीक है, वो भी कह रही है ब्रांडेड, तो थोड़ी माना जाएगा ब्रांडेड। ब्रांडेड होने के लिए आपको ब्रांडेड जो टर्म एंड कंडीशन है कि आप उसको फुलफिल कर रहे हैं तभी माना जाएगा। ठीक है, सर ये जो नाम बताया ये संस्थाएं है, ये स्कोपस, साइंस डायरेक्ट वगैरह? हाँ, ये संस्थाएं हैं भाई, ये ऑनलाइन चेक कर लीजिएगा, सब संस्थाएं जो ये डिसाइड करती हैं, जर्नल की क्वालिटी को मेंटेन करके रखती है। ठीक है,
अब जब आप कोई पेपर पब्लिश करते हैं, आप एक अच्छे रिसर्चर हैं, तो जब भी रिसर्चर होता है जो रिसर्च पेपर पब्लिश करता है, तो आप जाएंगे गूगल स्कॉलर रहता है, ठीक है, गूगल पे, गूगल जैसे गूगल है तो गूगल ने गूगल स्कॉलर बना रखा है। गूगल स्कॉलर क्या करता है कि गूगल स्कॉलर आपके रिसर्च के रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखता है कि आपके कितने पेपर, जैसे आपने पेपर पब्लिश कर दिया तो आपको कैसे पता चलेगा कितने लोगों ने साइट किया आपके पेपर को? आपको तो पता नहीं चलेगा। कैसे पता चलेगा? उसको पता करने के लिए सारी ऑनलाइन मैकेनिज्म है। क्या है? साइटेशन जब आप करेंगे तो इसीलिए आपकी रेफरेंस की स्टाइल लिखी जाती है। रेफरेंस जब आपको कोई इंक्लूड करेगा तो गूगल उसको अपने आप आइडेंटिफाई कर लेगा, अच्छा आपका नाम यहाँ पर रिपीट हुआ है, तो आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, आप कहोगे हाँ यही है, तो उसी के आधार पे आपका स्कोर बनता चला जाएगा। तो स्कोर दो तरीके से होता है, एक होता है एच इंडेक्स, एक होता है I10 इंडेक्स, ठीक है। ये क्या होता है? H index is the standard scholarly matrix होती है in which number of published paper and the number of times their author is cited each put into the relation। आपने कितने पेपर पब्लिश किए, उस पेपर को कितने लोगों ने साइट किया है, ये H इंडेक्स बताता है, ठीक है। The H index is a simple way to measure the impact of your work other people research। Example, scientists with H index 37 has 37 पेपर साइटेड एस 37 टाइम। अब यहाँ पर हमें एच इंडेक्स पता चलता है, एक होता है I10 इंडेक्स, अभी इसको बताएंगे। द नंबर ऑफ पेपर पब्लिकेशन विद एटलीस्ट 10 साइटेशन। अब आप मान के चलिए कि आपने 50 पेपर पब्लिश किए। कितने पेपर पब्लिश किए? 50 पेपर। कितने पब्लिश किए? 50 पेपर पब्लिश किए। अब जब आपने 50 पेपर पब्लिश किए हैं तो 50 पेपर में से आपके 20 ऐसे पेपर हैं जिनको जो है 20 ऐसे पेपर हैं जिनको कम से कम 10 बार साइट किया गया है। कितने बार? 10 बार 10 बार साइट, कम से कम 10 बार साइट किए, ठीक है। और 20 में से 5 पेपर 15 पेपर ऐसे हैं जिनको 15 बार साइट किया गया है। कितने बार साइट किया गया है? 15 बार साइट किया गया। तो अब और जो बाकी जो पेपर बचे, बाकी जो आपके पेपर हैं उनमें से कितने बचे आपके, जैसे ठीक है आपको बाकी भी पेपर हैं, तो बाकी 20 में से आपने टोटल 50 पेपर पब्लिश किए हैं। 50 में से जो टॉप के आपके 20 पेपर हैं उनमें से 10 पेपर ऐसे हैं जिनको जो है कम से कम 10 बार साइट किया गया है, ठीक है। कुछ ऐसे पेपर हैं जिनको 15 बार भी साइट किया गया है। इस तरह से आपके पेपर निकल के आते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ हमें पता करना है कि H इंडेक्स क्या है और I10 इंडेक्स क्या है, ठीक है। तो यहाँ हम एक और बता देते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, हाँ कोई गड़बड़ नहीं, ठीक है। 20 ऐसे पेपर हैं जिनको 10 बार साइट किया गया है और कुछ ऐसे पेपर हैं जिनको 15 बार साइट किया गया है। 15 पेपर ऐसे, ठीक है। तो हम यहाँ पर निकालते हैं, यहाँ पर आपको दिखाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 15। अब ये पेपर है, ये पेपर को 15 बार साइट किया गया, इसको 15 बार, इसको 15 बार, इसको 15 बार, इसको 15 बार, इस तरह से करके 15 पेपर है, इनको 15 बार साइट किया गया। कितनी बार साइट किया गया है? 15। लेकिन यहाँ 15 नहीं, 16 17 18 19 20 इनको 10 बार साइट किया गया। कितनी बार? 10 बार साइट किया गया। जो बाकी रिमेन आपके 30 पेपर बचे हैं उसमें से किसी को 1 बार साइट किया गया है, किसी को 2 बार किया गया है, किसी को किया ही नहीं गया है। अब हमें पता करना है कि हमारा H इंडेक्स कितना है। तो कैसे पता करेंगे? H इंडेक्स कहता है, इसका एग्जांपल है, सिंपल है, मेजर इम्पैक्ट ऑफ आपकी जो काम है उसको मेजर करता है। कहता है साइंटिस्ट H इंडेक्स ऑफ 37 हैज 30 पेपर साइटेड एटलीस्ट 37 टाइम। कितने पेपर है उसको कितनी बार साइट किया गया है। तो आपके 15 ऐसे रिसर्च पेपर हैं जिनको कम से कम कितनी बार साइट किया गया है? 15 बार। कितनी बार? कितनी बार साइट किया गया है? कम से कम 15 बार। 15 ऐसे रिसर्च पेपर हैं जिसको कितनी बार साइट किया गया है? 15 बार। 15 बार। 15 ऐसे पेपर हैं जिनको 15 बार कम से कम साइट किया गया है, टोटल 50 में से। तो 15 आपका H इंडेक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? H इंडेक्स कितना हो जाएगा? 15। पर जो हाईएस्ट होगा सर वो हाँ H इंडेक्स में आएगा। H इंडेक्स की बात बता रहा हूँ। H इंडेक्स क्या है कि 50 में से 15 ऐसे पेपर हैं जिनको कम से कम 15 बार साइट किया गया। पता चल गया, ठीक है। मान के थोड़ा और एग्जांपल दे देते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर शुरू के कुछ ऐसे पेपर थे, 5 पेपर जिसको 20 बार साइट किया गया था, ठीक है, 20 बार। तो आपका H इंडेक्स कितना होगा फिर? 20 होगा सर। 20 हो जाएगा। 20 ऐसे पेपर हैं जिनको कम से कम 20 बार साइट किया गया, तो 20 हो जाएगा। लेकिन अब हमें I10 इंडेक्स पता करना, तो I10 इंडेक्स क्या कहता है कि कम से कम उस पेपर को 10 बार साइट किया गया हो। तो I10 कितना हो जाएगा हमारा? 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा?
क्यों? क्योंकि 20 ऐसे पेपर हैं जिनको कम से कम 10 बार साइट किया गया। तो I10 वाला तो बिल्कुल क्लियर है कि किसी पेपर को अगर 10 बार साइट किया गया होगा तो I10 इंडेक्स में शामिल हो जाएगा। तो 20 ऐसे पेपर हैं जिनको 10 बार साइट किया गया है तो I10 इंडेक्स में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन H इंडेक्स इसके विपरीत है, वो कहता है कि जितने पेपर है उसको कितनी बार साइट किया गया, ठीक है। तो हम H10 हमारा H इंडेक्स पता चलता है। तो यहाँ पर 20 ऐसे पेपर हैं जिनको कम से कम 20 बार साइट किया गया है, वो 5 पेपर है, ठीक है। सर यहाँ पे साइट की बात करी गई है और वहाँ पे पेपर की बात करी गई है। हाँ, तो मतलब सॉरी, यहाँ पर पता चल जाता है आपको नंबर ऑफ पेपर कितनी बार साइट किए गए। तो यहाँ पर 15 पता चला कि 15 ऐसे पेपर हैं जिनको कम से कम इतनी बार साइट किया गया है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ी ऊपर गड़बड़ हो गया था, 20 यहाँ हमने लिखा, यहाँ 15 लिखा। तो कोई पेपर यहाँ 50 भी हो सकता है, कोई यहाँ 60 भी हो सकता है, ठीक है, वो थोड़ा गड़बड़ा गया था। यहाँ 70 भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे में H इंडेक्स आपका 15 होगा। आपकी आवाज कट गई। 15 गड़बड़ हो गया। आपकी आवाज कट गई। 1 सेकंड कट गई थी, कोई बात नहीं। मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ, आपको एक चीज दिखा आवाज तो सही है सर आपकी। हाँ, एक चीज दिखा देता हूँ। समय है, समय खत्म हो गया, लेकिन अब इतना समय है कि मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा फटाफट दिखा दूंगा बस। यहाँ पर हमने गूगल स्कॉलर खोलता हूँ, गूगल स्कॉलर, ठीक है, ये मैंने खोल दिया, आ गया, ठीक है। अब इसको देख सकते हैं आप कोई अपना आईडी, आपको कुछ बनाना नहीं, आपकी जीमेल आईडी है, आप जाइए वहीं से गूगल स्कॉलर पे क्लिक करिए। आप मान के लो मैंने कोई भी लेता हूँ, योग एंड क्या मेंटल हेल्थ मैंने ले लिया, ठीक है। अब ये आ गया। अब यहाँ पर देखो कोई भी किसी का भी नाम ले सकता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर ले लिया GK तिवारी पे क्लिक कर दिया, इनका नाम है ना, ये पेपर इन्होंने पब्लिश किया। अब यहाँ पर देखो साइटेशन दिखा रहा है, गणेश कुमार तिवारी असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, ये वेरीफाइड है, ठीक है। अब इनके इतने सारे पेपर पब्लिश हुए हैं, देखो बहुत सारे पेपर पब्लिश, ठीक है, अलग अलग ईयर में हुए हैं। देखो यहाँ पर डेट भी दिखा रहा है 2019, 2013, 2017, अलग है 2021। अब यहाँ पर दिखा रहा है व्यू, साइटेशन दिखा रहा है, टोटल जितने भी आज तक इनके पेपर पब्लिश हुए हैं, टोटल जितने पेपर पब्लिश हुए हैं, यहाँ पर जितने भी लिखे हुए हैं, और भी कई सारे पेपर हैं, उन पेपर में से टोटल इनको उन सभी पेपर को किसी को 121 बार, किसी को 63 बार, किसी को 56 बार, किसी को 55 बार साइट किया गया है। तो इनके टोटल साइटेशन है 1205। 2020 से अगर काउंट करें तो 858 है, 2020 के बाद से काउंट करें तो टोटल 1205। H इंडेक्स इनका 20 है। क्या है, क्या है H इंडेक्स? क्या भाई 20 है। 20 क्यों है इंडेक्स है? क्योंकि 20 ऐसे रिसर्च पेपर हैं जिनको कम से कम 20 बार साइट किया। काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। 20 रिसर्च पेपर हो गए जिनको कम से कम 20 बार साइट किया गया। कितनी बार साइट किया गया है? कम से कम 20 बार साइट किया, ठीक है। और भी रिसर्च पेपर हो सकते हैं इसमें, इसे शो मोर कर देते हैं, ठीक है। अब ये देखिए इसके नीचे 18 आ गया, 17 आ गया ना, आ गया ना। देखो 20 उसने काउंट किया क्योंकि 20 ऐसे रिसर्च पेपर जिनको 20 बार काउंट किया गया, तो H इंडेक्स। और I10 इंडेक्स क्या 36 है, यानी इसमें से 36 रिसर्च पेपर ऐसे हैं जिनको कम से कम 10 बार साइट किया गया, तो हो जाएगा। क्लियर हो गया ना? यस सर। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं आपको बताने के लिए मेरे पास एक मिनट, मुझे ये क्लियर हो गया कि जैसे आपने 20 से ऊपर के निकाल लिए, तो उसका क्या मतलब उसका फिर वापस उससे कैसे जोड़ सकते हैं जो आप बता रहे थे, मतलब ठीक है ये 20 अबाउट 20 के है सारे, फिर आपको कुछ नहीं करना है, ये आपका विषय नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है। आपका अगर गूगल स्कॉलर में प्रोफाइल बना हुआ है तो वो ऑटोमेटिक जाकर के आपको वेरीफाई कर देता है, आप कुछ नहीं करोगे, ठीक है। आपको सिर्फ बताना है, जैसे यहाँ 20 H इंडेक्स है तो इसका मतलब हुआ कि इन्होंने जितने भी रिसर्च पेपर आज तक पब्लिश किए हैं, ठीक है, 50 60 100 200 500 जितने पब्लिश किए, उस रिसर्च में से 20 रिसर्च पेपर ऐसे हैं जिनको कम से कम कितनी बार साइट किया गया है? 20 बार। 20 बार। ओके। अगर उसमें से 30 हो जाते तो 30 रिसर्च पेपर ऐसे होते जिनमें से कम 30 बार। अब इसमें देखो एक रिसर्च पेपर को 121 बार साइट किया गया, तो क्या इनका H इंडेक्स 121 हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर वो काउंट कर रहा है, इंडिविजुअल नहीं काउंट कर रहा, नंबर ऑफ टोटल काउंट कर रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पर हम बात करते और भी, तो यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल में से काउंट करता है, तो सबसे हाईएस्ट यहाँ पर यही है। फिर H10 का बात कर रहा है तो H10 को दिखा रहा है, ठीक है। चलिए, धन्यवाद सभी को। क्लास अब आप बाकी ज्यादा जो है डिफिकल्ट नहीं पार्ट है, तो मुझे लगता है कि लंबी क्लासेस हो गई हैं, ये 15-16 क्लासेस, अब कुछ इथिकल नॉर्म्स हैं और ये आप चाहें तो इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें मुझे लगता है कि कुछ ज्यादा बताने का एक
सामान्य शोध गंगोत्री बचा है, शोध गंगा पे थीसिस मिलती है, शोध गंगोत्री पे जो है सिनॉप्सिस मिलती है, शोध खुद ही बनाई गई है जिसके माध्यम से प्लेगियम चेक कर सके, और प्लेगियम के लिए सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं, उर्कुंड है, टर्निट है, ड्रिलबिट है, ये सॉफ्टवेयर है, ग्रामरली जो है एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है जिससे ग्रामर चेक कर लेते हैं, ठीक है। बस ये सब खत्म हो गया, ठीक है। और ये जब आप प्लेगियम चेक करते हैं तो 3 चीजें आती हैं, फैब्रिकेशन, फाल्सिफिकेशन और प्लेगियम। तो इसको आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, और इसको हम तो इसलिए खत्म करना चाहता हूँ ताकि आपका और भी चैप्टर कंप्लीट हो सके। अदरवाइज क्या होगा, मैं 20 दिन भी पढ़ाऊंगा रिसर्च पेपर मुझे लगता है मेरे इंटरेस्ट का एक तो विषय भी है और दूसरा ये चैप्टर थोड़ा भारी भी है, तो मुझे लगता है ये समझ में आया होगा आप लोगों को। सर अब रिसर्च की क्लास नहीं होगी? अब रिसर्च की, क्योंकि काफी समय हो गया, मुझे लगता है कौन सा लेक्चर है, 15 या 16 लेक्चर है, तो लंबा समय हो जाएगा, बाकी विषय नहीं पढ़ा पाऊंगा ना, अभी मुझे और भी पढ़ाने हैं। ठीक है, ऑलरेडी मेरे को 10 लेक्चर में अलॉट किया गया था, इसको पढ़ाना था, मैंने 15 ले लिए, तो आप ही सोचिए। ठीक है सर। ठीक है, तो बाकी आप देख लीजिएगा। सभी को धन्यवाद, शुभ रात्रि, मिलते हैं मंडे को। थैंक यू सर। मंडे को हम लोग जो है, प्रणाम सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। कुछ और पूछना होगा तो आप लोग बेझिझक पूछ सकते हैं, रिसर्च में कुछ समझना है आप SMS कर दीजिए।